बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RFI टॉक के साथ मैं हूं नुसरत मिर्ज़ा। आज का मौजू जो आप जानते हैं कि आज का दिन इतना अहम है कि पाकिस्तान का जो एक गमज़दा चेहरा था उस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जो नमूदार हुई, वो आज के दिन इसलिए हुई कि हमने आज बड़ी इंडिया को हज़ीमत का सामना करना पड़ा और हमारे लोगों ने जिस तरह से फ़तह हासिल की और इंडिया के दो जहाज़ों गिराया 27 मेरा मतलब है 27 फरवरी 2019 को, उसने हमें थोड़ा सा हमें सुकून का सांस दिया कि हम अपने जो मामलात हैं उसको बेहतर कर रहे हैं और इस पाकिस्तान का जो हमारा गम है उसमें थोड़ी सी हमें में कमी वाक़ई हुई, इसलिए कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी और जो हमारी तैयारी थी वो इतनी शानदार थी जिसको देखकर सारे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। और जो बेचैनी हमारे पास 26 तारीख को रही और पूरे दिन पर हमने जो जिस तरह से प्रोग्राम किए और जिस तरह से इस्तराब रहा उसको सुकून मिला। तो इसको हम हर साल अपने फ़तह के तौर पे मनाते हैं। और एक और बात भी है कि हमारी एयरफोर्स ने हमें कभी गम नहीं दिया, कभी हमें तकलीफ़ नहीं दी, हर दफ़ा इन्होंने हमारा सर ऊँचा किया। तो यही वजह है कि आज हमने हमारे एक बड़े अज़ीज़ दोस्त एयर कमोडोर ज़ाहिदुल हसन साहब को यहाँ दावत दी है, जो कि एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं इस हवाले से। एक तो डिग्री के हवाले से हैं कि उनके पास जो डिग्री हैं, फिर उनके पास कुछ इम्तियाज़ात हैं, वो हम आपको बयान करते हैं कि ब्रिगेडियर एयर कमोडोर ज़ाहिदुल हसन साहब जो हैं 32 साल तक एयरफोर्स में सर्विस करते रहे और उन्होंने जो है मास्टर डिग्री ली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। और उसमें ख़ुसूसन जो वार स्टडीज़ हैं, वार स्टडीज़ एक और स्टडीज़ की स्टडीज़ दूसरा सब्जेक्ट है और नेशनल सिक्योरिटी एंड वार स्टडीज़ तीसरा सब्जेक्ट है। इसमें मैंने MA का जिसे आप कहते हैं मास्टर डिग्री इसमें ली। फिर जो ये चले गए रोम, वहाँ से इन्होंने पोस्ट मास्टर डिग्री जो ग्लोबल स्टडीज़ एंड सिक्योरिटी में जो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ विजडम रोम इटली से इन्होंने पोस्ट मास्टर किया, जिसे हम MPhil कह सकते हैं। और इसके अलावा उनको और बहुत से अप्रिसिएशन मिले हैं, जैसे वो CS अप्रिसिएशन कहते हैं। वो उनसे पूछेंगे वो CS अप्रिसिएशन क्या होते हैं। अब ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो फेडरल यूनिवर्सिटी है हमारी एंड टेक्नोलॉजी कराची से, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, एंड करेंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर रिसर्च एट सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंध CISSS, जो कि हमारी सिस्टर इसमें थिंक टैंक है। और वो अक्सर व बेशतर जो है अखबारात में लिखते हैं, जिसको हम सब पढ़ते हैं। और ख़ुसूसन उनका जो ग्लोबल एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इशूज़ जो हैं उनका ख़ास मौजू है। तो हमको खुशामदीद कहते हैं एयर कमोडोर साहब को, और उनको आज हमारे यहाँ आने पर हमें खुशी का भी है और इसके साथ में हम अब फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि कैसे हमारे एयर कमोडोर के साथ हम आज प्रोग्राम करना जा रहे हैं। जो कि पहले हमें सिर्फ कराची में सिर्फ एयर कमोडोर जमाल हुसैन मिलते थे, तो जो बहुत ओल्ड हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो हमें अमूमी तौर पर एयरफोर्स से ये इमदाद नहीं मिलती थी कि कोई नया जो आदमी है कमोडोर है या वाइस एडमिरल, सिवाय रियाजुद्दीन साहब के जो कि हमारी दोस्ती की हैसियत से आते थे हमारे प्रोग्रामों में। तो आप जब तशरीफ़ लाए हैं तो हमें खुशी महसूस हुई है, आपको खुशामदीद कहते हैं RFI टॉक में। और जो आपका ये मदारा है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो खुशी का इजहार किया है आज के दिन के बारे में, कि जो गम की फ़िज़ा है जो इस पाकिस्तान की लहदगी का, उसके अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमने पहला ब्रेक किया है, पहला हिस्से में कहीं पर एक निशान बना दिया है कि हम फ़तह की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम याद करें कि ये जो इस पाकिस्तान के तोड़ने में आलमी ताकतें थीं, ख़ुसूसन जो USSR ने उसमें हिस्सा लिया था, उससे तो हमारा बदला पूरा हुआ, जबकि हमने अफ़गानिस्तान में उनको हरा दिया, उनके 15 टुकड़े कर दिए, उन्होंने 2 टुकड़े किए थे, हमने उनके 15 कर दिए। लेकिन अभी इंडिया बाकी है, तो उसका हिसाब किताब जो है लोग सदियों तक भी आदमी इंतज़ार करता है और लेता है। फरमाइए कि ये जो बालाकोट का जो फ़िज़ाई हमला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप किस मुकाम पे थे और आपके यहाँ किस कदर क्या माहौल था उस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम यूसुफ़ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौके पे अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। 26 फरवरी 2019 मैं उस वक्त एयर हेडक्वार्टर में एक अहम ओहदे पे था, और वो जो दिन अगर हम रिकॉल करें तो 26 फरवरी का जो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, तो वो मिडनाइट के थोड़ा सा बाद, उस दिन बहुत ओवरकास्ट था, क्लाउड्स थे बहुत, और हम इंडियन एक्टिविटीज़ को अक्रॉस द बॉर्डर बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि जब 14 फरवरी को उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब तो वो साबित हो चुका है, मुख्तलिफ इनके पुराने गवर्नर और लोगों ने भी इसके ऊपर, पुलवामा वाला, हाँ, तो अब वो खुल गया है। सत्यपाल जो वहाँ गवर्नर थे, उन्होंने इसको इतराफ़ किया कि ये इंडिया का खुद करता था। जी जी, तो अब हम उसको बहुत सेफली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं। तो उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ऐसे लगा जैसे इंडिया ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। उनके बहुत सारे जो एयर एसेट्स थे, स्क्वाड्रन्स थे, उनकी मूवमेंट हमने देखनी शुरू कर दी, क्योंकि हम एक तो सियासी महाज के ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही थी और हम उन स्टेटमेंट्स को भी देख रहे थे, लेकिन हमारा ज़्यादा कंसर्न ये था कि स्टेटमेंट्स के अलावा जो फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ एसेट्स है इंडियन एयर फोर्स की, वो क्या है। तो हमने देखा कि उनके बहुत सारे जो इंडियन एयर फोर्स के स्ट्राइक और फाइटर एलिमेंट्स थे, स्क्वाड्रन्स थे, उनकी रीपोजिशनिंग हुई, उनको डिप्लॉय किया गया रियर पोजीशन से फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर। मैं यहाँ 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। जब आप उसको मॉनिटर कर रहे थे तो फिज़िकली कर रहे थे, सैटेलाइट से कर रहे थे, या आपके रडार से कर रहे थे? हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स का, जिसमें डेफिनेटली रडार्स भी हैं, एक मजमुआ है, और उसमें हमारे पास एक कंसोलिडेटेड पिक्चर आती है, आ जाती है, ठीक हो, और उसको हम फ्यूज्ड एयर पिक्चर के नाम से कहते हैं। और उसकी वजह से हम इंडिया के जितने एयर बेसेस हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के नक्शे को देखें तो पहले तकरीबन कोई उनके 12 से 15 बेसेस हैं जो हमारे 60 से 80 मील के अंदर आते हैं। जैसे जो आप नालिया भोज, जी जी, नालिया भोज साउथ से लेकर जैसलमेर या पठानकोट है, और अब नॉर्थ में चले जाएं तो श्रीनगर और इवन जम्मू के जो एरियाज़ हैं वो सब हमारे सेंटर, नॉर्थ, साउथ में हम उनको देख रहे थे। इवन हम समुंदर के अंदर भी, और हमारी कैपेबिलिटी थी कि हम तकरीबन हाई लेवल अगर वो फ्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन हम उनको 200 नॉटिकल माइल, मतलब कोई 350 किलोमीटर, और अगर वो लो लेवल फ्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर हम उनको देख रहे थे, अगर वो बहुत नीचे वाले लेवल पे भी फ्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास ऐसे वो जिराफ जैसे सिस्टम मौजूद है? जी, जिराफ तो एक आर्मी का फायर कंट्रोल रडार है। अच्छा, रडार। लेकिन हमारे पास एक सीरीज़ है लो लेवल रडार्स हैं को देखने के लिए, ठीक हो गया। मीडियम लेवल रडार हैं, हाई लेवल हैं, और पूरे बॉर्डर के साथ साथ हमने उनको डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक हो गया। तो हम उनको बहुत करीब से देख रहे थे, इस हद तक कि कितने जहाज़ एयरबोर्न हुए हैं, उनका फ़्लाइट प्लान क्या है, वो कहाँ कहाँ फ्लाई करेंगे, कौन कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, हत्ता कि उनको रडार के थ्रू देखने के कैसे पता चल जाती है? हाँ, वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक तो उनको हम रडार पे देखते थे, दूसरा ये कि हम उनको उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन है, आप पायलट आपस में बात करते हैं जहाज़ से जहाज़, या पायलट जो है वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से भी बात करता है, तो हम इन दोनों, हमारे पास ये कैपेबिलिटी हैं कि हम। अच्छा, ये कैपेबिलिटी आपको जब रशिया ने हमला किया था उस वक्त तो आप सारी बातें इनकी सुनते थे ना? जी जी बिल्कुल, यानी अफ़गानिस्तान में, तो वो कैपेबिलिटी वहाँ से चली आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कैपेबिलिटी हम इसको डाटा लिंक्स और जो हमारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनके ज़रिए हमारी ये कैपेबिलिटी। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर, आपने चूँकि इशारा किया है, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से कम 20 साल आगे है। हमने सो इज द केस ऑफ बहरिया,
क्योंकि हमने 3 बहरिया को उनको पकड़, उनकी 3 यानी आप 2 दिन पकड़ लिए जो पाकिस्तान में एंटर हुई। तो मैंने जो एक वाइस एडमिरल थे उनसे पूछा था, तो उसने कहा हमें पानी की लहरों से पता चल जाता है, जो डाटा हमारे पास है उसे पता चल जाता है कि कोई नई चीज़ हमारे पास दाखिल हुई है, तो हम उसको फिर उसके पीछे लग जाते हैं, उसको देख लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो हम उनको ना सिर्फ यू हैव सेम टाइप ऑफ डाटा, लिटिल एडवांस देन दैट, कि हम उनको ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको सुन भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो उनकी फ़्लाइंग करने का एक पैटर्न है, हम भी ज़ाहिर है करते हैं। हमें पता है कि अगर 2 जहाज़ों के मुकाबले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो किस तरह की फ़्लाइंग करेंगे, 2-4 के अगर मुकाबले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरह की फ़्लाइंग करेंगे। और अगर उनकी जब वो फ़्लाइंग कर रही हैं रडार पे तो देख लिया, जब उनकी जो गुफ्तगू है आपस में उसको सुन के हम ये भी अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये कौन सा वेपन फायर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एक जिसको BVR मिज़ाइल कहते हैं, ये उसकी शूट करने की प्रैक्टिस है कि शॉर्ट रेंज मिज़ाइल को शूट करने की प्रैक्टिस है। हत्ता कि अगर वो एयर टू ग्राउंड वेपन शूट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी हमें अपनी जो उनकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स हैं उससे हम पता चलते हैं। फिर हम इस जो हमारी कम्युनिकेशन जो हम कैच करते हैं इसको हम रडार पिक्चर के साथ कोरिलेट करते हैं कि इधर से हम सुन रहे हैं, इधर से देख भी रहे हैं, तो हमारी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस किस्म के मिशन के लिए हो जाते हैं दोनों चीज़ें, जी आपस में कोलेट कर लेते हैं। अब वो कोलेशन की वजह से हम ये पता कर लेते हैं कि ये इनके आजकल के मामलात में या आजकल की जो फ़्लाइंग पैटर्न है किस किस्म की ये फ़्लाइंग कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा जहन में रखते हुए हम 14 फरवरी के बाद से लेकर 26 फरवरी तक एक फ्रीक्वेंट, एक तो उनकी हम जो स्क्वाड्रन्स की मूवमेंट हैं वो हमने ऑब्ज़र्व की। 14 फरवरी का जो वाक़या है वो क्या था जिसमें आपको अलर्ट किया? एक तो हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है और हमारी जो सिस्टर इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो भी आती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक तो आपके पास इंटेलिजेंस है, दूसरा सोर्स है जो कि उनके सियासी रहनुमा हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तीसरा सोर्स है जो उनका मीडिया जो उस वक्त एक हिस्टेरिकल हो गया और वो जिस तरह से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, हिस्टेरिकल रहता है वो। अब ये 3 के अलावा हमारे पास एक चौथा कन्फर्मेटरी मोड है कि हम ये तीनों चीज़ें एक तरफ हम फिज़िकली देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बेस ग्वालियर है, ग्वालियर तकरीबन कोई 300 नॉटिकल माइल दूर है पाकिस्तान से, ईस्टर्न इंडिया की साइड पे है, ठीक है। अगर वहाँ से एक मिराज 2000 का स्क्वाड्रन उड़ा है और पालम पे आके डिप्लॉय हो गया है, इसी तरह Su-30 जो हैं, Su-30 रशियन बहुत मॉडर्न जहाज़ है, जी मालूम, अगर ये फ़र्ज़ करें कि श्रीनगर या लेह या उस पर जाके डिप्लॉय हो गया है, इसी तरह हम लद्दाख का जो एयरपोर्ट है, लद्दाख का जो है, लद्दाख का तो वो है लेह है और लद्दाख के ईस्टर्न साइड पे श्रीनगर है, ठीक है। इसी तरह हम पूरी पट्टी में थ्रू आउट इनको मॉनिटर करते रहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कंपैरिजन भी है कि पीस टाइम में हमें पता है कि यहाँ कौन कौन से जहाज़ डिप्लॉयड हैं। फ़र्ज़ करें वहाँ MiG-21 है या MiG-23 हैं या MiG-27 है, हमने देखना शुरू कर दिया कि अब तो मिराज 2000 उड़ रहा है, यहाँ MiG-29 उड़ रहा है, Su-30 उड़ रहा है। मिराज 2000 इज़ मच बेटर देन MiG-21। डेफिनेटली इट्स मच, इट्स वन ऑफ द 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि फोर्थ जनरेशन होगा। जी ये उसका फ्रेंच एयरफोर्स का है और बहुत पोटेंट एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। तो एक तो फिर हमने इसको जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी, जब हमने ये देखा कि उनके जहाज़ पिछले बेसिस से मूव करके अगले बेसिस पे आ गए हैं और उनका फ्लाइंग पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले वो नॉर्मल पीस टाइम में जारहाना नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि उनकी जो फ्लाइंग थी वो हमारे बॉर्डर के करीब विसिनिटी में बढ़ गई और ये उन्होंने थ्रू आउट हमारे लिए रखा, 14 से 19 तक, 26 तक, जी 26 तक। और हम दरमियान में 26 से पहले भी 2-3 मौके ऐसे आए थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये अभी कुछ करने के मूड में है, हमारी सरहद में घुसेंगे। हमारी सरहद में घुसने, इसमें भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो बॉर्डर है वो
प्राइमरीली दो मुख्तलिफ़ किस्म के, एक हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पता है हमें कि 1971 की जंग के बाद एक हमारा अरेंजमेंट है पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान, और उसका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन एक है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो सियालकोट के नॉर्थ बरनाला एरिया सेक्टर से लेकर तो नीचे डाउन साउथ तक आता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर उसमें झेलम नहीं आता, झेलम भी आता है पूरा हमारा, कोई तकरीबन आप समझ लें 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर जो है सब इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन सियालकोट के नॉर्थ में जितना कश्मीर है और फिर उसके बाद जो सियाचिन तक का जो एरिया है ये सारा LAC और LOC है। ठीक हो गया। और हमें ये अंदाज़ा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन शायद ये ना करें, क्योंकि उसकी जो मिस्टेक अगेन जो भुट्टो साहब ने भी की 71 वार में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे, उन्होंने की 65 वार में। हम असल में तैयार थे इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए भी और LOC के लिए भी, लेकिन LOC को क्रॉस करना या LOC के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है आए दिन जो है वो ग्राउंड ट्रूप्स की फायरिंग और क्रॉस फायरिंग होती रहती है, लेकिन आपने ये वाली चीज़ कभी इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में नहीं सुनी होगी कि यहाँ पर फायर, तो उसकी जो सैंक्टिटी है LOC की वो और तरह की है, इंटरनेशनल बॉर्डर की और तरह की। लेकिन हम अपने कराची, गवादर, उरमारा से लेकर तो स्कर्दू तक पूरी हमारी जो 950,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन और 2200 किलोमीटर के जो हमारा बॉर्डर है इंडिया के साथ, हम एक एक इंच के लिए तैयार थे। हमने अगर मैं कहूँ कि हम LOC से उनको एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकी जगहों को छोड़ दिया था। हम तमाम अपनी एयर स्पेस को वैसे ही गार्ड कर रहे थे जैसे कि हम LOC को कर रहे थे, लेकिन उनके अगर अपने आप को एनिमी के शूज़ में रख के देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उसके बाद का जो एक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बनना है उसको कंट्रोल करने में और LOC को क्रॉस करके कंट्रोल करने में थोड़ा सा फ़र्क है, वो उसको डिफेंड ना कर पाते, लेकिन हम तैयार तमाम एरियाज़ में थे। अच्छा, जब ये 14 का हुआ, 14 फरवरी का वाक़या, तो हम 16 फरवरी को जब हमें कंफर्म हो गया कि अब ये कुछ करने के मूड में हैं और जो मैंने पहले 4 सोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं, तो हमने अपनी फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट कर ली। 24 घंटे के अंदर अंदर एयरफोर्स पूरी तरह तैयार थी और उसमें हमारे रडार्स, हमारे मिसाइल, हमारे जहाज़, एक एक चीज़ वार टाइम के मुताबिक जहाँ जहाँ उसको होना चाहिए था वहाँ हमने पहुँचा दिया। और अब हम बिल्कुल तैयार बैठे थे कि वो किसी भी जगह से घुसने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये एक मोटो था कि आएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वापस आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकेंगे। सर 11 सेकंड 11.338 सेकंड तो आपकी फ़िज़ा में रहे ना। ये अब इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि हम अब आ जाते हैं, जब 11.338 सेकंड कोई मानी नहीं रखते फ़िज़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी रहे। मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। एक तो ये बात कि हम 26 फरवरी पे ही आ जाते हैं कि 26 फरवरी को जब ये उन्होंने एयर स्पेस वायलेट की तो उस वक्त 3 मुख्तलिफ़ जगहों से इसी किस्म के हैवी पैकेज जिसको हम कहते हैं वो मौजूद थे। एक नालिया भोज वाला जो एरिया है हमारा रन ऑफ कच्छ का, एक इधर था। आप समझ लें कि यहाँ पर भी तकरीबन कोई 25 से 35 के करीब जहाज़ थे जो कि हवा में थे। 2 स्क्वाड्रन, हाँ 2 स्क्वाड्रन प्लस, हाँ। ठीक, उसके बाद न मुख्तलिफ़ किस्म के थे, हालांकि उसमें MiG-21 से लेकर तो SU-30 तक हर किस्म के जहाज़ उसमें शामिल थे। और ये किस्म का डिसेप्शन हो सकता है, यूँ डिसेप्शन। फिर दूसरी एक और हमने उनकी टुकड़ी देखी जो कि मुजफ्फरगढ़, ये जो हमारा रेती रहम यार खान का जो एरिया है फोर्ट अब्बास वाला, इसके ईस्टर्न साइड पे भी हमने इसी तरह की एक एक्टिविटी देखी। तीसरी एक्टिविटी हमने देखी जो अमृतसर के लाइन ऑफ कंट्रोल वाला, लाइन ऑफ कंट्रोल से साउथ में, थोड़ा पठानकोट के साउथ में, आदमपुर के नॉर्थ में, अमृतसर के ईस्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी। लेकिन ज़्यादा अलार्म हमें तब हुआ कि जब हमने तकरीबन 110 नॉटिकल माइल, आप समझ लें कि कोई अराउंड 170-180 किलोमीटर से हमने
एबनॉर्मल फ्लाइंग एक्टिविटी देखनी शुरू कर दी। बिल्कुल नॉर्थ जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ईस्ट वेस्ट हो जाती है, सियाचिन से लेकर तो जहाँ पर हमारा 11 सेक्टर, ये हमारा जो जहाँ पर हमारा ये वार हुई थी 99 की, तो उसमें हमने जब एबनॉर्मल एक्टिविटी देखनी शुरू कर दी, थियोस और ले उनके बेसिस हैं। उनकी जो फ्लाइंग पैटर्न और जो हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी और जो हम इंटरसेप्ट कर रहे थे चीज़ों को, हमें ये पता चल गया कि 2 किस्म के जहाज़ हैं। इसमें से बहुत सारे SU-30 हैं और बहुत सारे मिराज 2000 हैं। अब अगर ये 2 जहाज़ इकट्ठे आएँ तो इसका एक मतलब है कि SU-30 जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं और असल में जो एयर टू ग्राउंड जो मिज़ाइल फायर करने हैं वो करने हैं मिराज 2000 ने। अच्छा, मिराज 2000 के पास जो लेटेस्ट वेपन था, हमें ज़ाहिर है उनकी लेटेस्ट वेपन्स का भी पता होता है, वो भी वेपन है जिसका हम नाम ले देता हूँ स्पाइस 2000 के नाम से, जिसको आपने पकड़ा भी ना बाद में। जी जी, वो स्पाइस जो है वो गाइडेड, चारों स्पाइस अभिनंदन में मिल गए ना आपको? नहीं, वो इजरायलीज है, वो इजरायलीज है। नहीं, वो मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो एक अलग हैं। अच्छा, ये अलग है, ये एयर टू ग्राउंड है। अच्छा, हवा से ग्राउंड में मार करने वाले, फिजा से। जी जी, ये थे हमारे जो मिराज 2000 थे उनके, ये उनके ऊपर हमें अंदाज़ा था कि मिराज 2000 जो है वो एयर टू ग्राउंड के जो मिसाइल फायर करने हैं उस रोल में होंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए आएंगे SU-30। अब उस टुकड़ी में तकरीबन ये आप समझ लें कि 12 और 10 कोई 20-22 के करीब जहाज़ थे, जिसमें से 12 तो SU-30 थे जो कि एस्कॉर्ट रोल में थे और बाकी जो हैं वो मिराज 2000 कह सकते हैं। तो हम एक तो वहाँ उस दिन थी ओवरकास्ट, बादल थे, बारिश हो रही थी और उसमें उन्होंने जिस पर मजाक उड़ा ना मोदी ने कहा हमने इसलिए चले गया कि बादल कौन देखेगा। अब उन्हें पता नहीं कि राडार बादल भी देख सकता है, तो बड़ा मजाक हुआ वो। जी जी, बिल्कुल आपकी सही फरमा रहे हैं कि हमने उनको बादलों में भी उनको तकरीबन हम आप समझ लें कि 150-170 किलोमीटर से हम उनको देख रहे थे, क्योंकि जब जहाज़ आते हैं तो सीधा नहीं आ जाते, अपने बेसेस से उड़ के एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर वो फॉर्मेशन बनाते हैं कि अब हमने अटैक वाली फॉर्मेशन बनानी है। तो जब उन्होंने वो फॉर्मेशन बना ली तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जो सेंटर और साउथ के जो टुकड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये डिसेप्शन है, और डिसेप्शन का मतलब ये है कि हमारा जो एयर डिफेंस रिस्पॉन्स है उधर चला जाए, डाइल्यूट हो जाए। कि हम इधर भी हम कहें इसको भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है, तो जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने रिस्पॉन्स को भेजेंगे तो वो फिर हमारा एक कंसनट्रेटेड रिस्पॉन्स एक जगह पे नहीं आ सकेगा। कागज़ों में उनका ये प्लान ठीक था, लेकिन शायद वो उन्होंने हमारी कैपेबिलिटी और हमारे रिजॉल्व को बहुत सीरियसली अंडर एस्टिमेट नहीं, वो हमेशा करते हैं। आपको कहते हैं कि ये छोटा सा मुल्क हमारा क्या बिगाड़ेगा। जी जी, अगरचे जो सीरियस लोग हैं, जैसे कि जो भी बहुत से अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे मैगज़ीन निकालते हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इज़ ए फॉर्मेडेबल एनिमी फॉर इंडिया, नो डाउट। जबकि वो जो उनके ब्लॉगर हैं वो कहते हैं छुट भैया है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो सीरियस लोग हैं और जो ख़ुसूसन एयरफोर्स के लोग हैं जो कि आजकल ब्लॉगर बने हुए हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए फॉर्मेडेबल, बहुत खौफनाक एक दुश्मन है। जी, अब आगे चलें। इसमें आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमने हमेशा से, हम एक छोटा मुल्क है, हम समझते हैं, और हम उनके जो टैंक फॉर टैंक और एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट एंड सोल्जर टू सोल्जर हम मैच नहीं कर सकते, नंबर्स को हम मैच नहीं कर, ना ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा से। ख़ास तौर पर एयरफोर्स का जो मोटो रहा है कि हमने एज लेनी है अगेंस्ट आर एनिमी इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि हम हमेशा से अपने आप को क्वालिटेटिवली ऊपर रखेंगे ताकि अगर हम आउट नंबर भी हैं, कम हैं तादाद में, और वो तादाद में ज़्यादा भी हैं, तो हम अपनी इस क्वालिटी ऑफ वेपन सिस्टम और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम हमेशा जो है वो कौम की जो तवक्कुआत थी उनके ऊपर पूरा उतरे। हमेशा 27 फरवरी को भी अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, इज्जत से नवाजा। अच्छा, फिर वो अभी बात पूरी करें ना, 26 का जो इन्होंने वाक़या हुआ ये कैसे हो गया? मैंने जो सवाल किया था वो, अब 26 तारीख को जब हमने इनको देख लिया तो हमारे पास वहाँ पर एक तो हमारे ग्राउंड रडार्स थे, उन्होंने देख लिया, फिर हमारे अवैक्स वहाँ पर फ्लाई कर रहे थे। अच्छा, उन दिनों में हमारे जो बेसेस हैं, एयर बेसेस, उसके अंदर रूटीन के जो एयर बेसेस हैं, उनके अलावा जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं, मसलन चकलाला
नूर खान जो बेस है वो डुअल यूज़ बेस है, वहाँ पे सिविल और आर्मी दोनों वहाँ पर भी हमने डिप्लॉय किए हुए थे। और अपने JF-17 कामरा में भी और इसमें चकवाल में भी और पेशावर में भी। तो हमने जब उनको दूर से देख लिया कि वो आ रहे हैं तो हमने अपने अवैक्स को भी उधर डाइवर्ट कर दिया ताकि बहुत करीब से उनको देख सके और कोई एक भी जो है वो छुपने ना पाए या वो ऐसा कोई कारनामा या कोई ऐसी हरकत ना करने पाए कि जो हमारे लिए सरप्राइजिंग हो। फिर दूसरा हमने मुख्तलिफ बेसिस से अपने जो एयर डिफेंस अलर्ट के जहाज़ जो कि ऑलरेडी हमने रखे हुए थे तमाम बेसिस पे, उन तमाम को हमने एयरबोर्न करवा दिया। अब उनको ये अंदाज़ा था, एयरबोर्न से क्या मतलब, हवा में उड़ा दिया उनको हमने। यानी कि जितने हमारे आप समझ लें कि मसरूर से लेकर तो नूर खान तक या रास्ते में आप इवन लाहौर में भी हमारे डिप्लॉयड थे, विहाड़ी में थे, शोरकोट में थे, सरगोदा में थे, जैकोबाद, सखर, मुल्तान, हर जगह से हमने अपने जहाज़ जो हैं और उनको इस तरीके से हमने डाइवर्ट किया कि एक तो कोई एरिया खाली ना रहे और दूसरा जहाँ से वो आने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ उनको प्रॉपर जो है रिस्पांस दिया जा सके। अगर फर्स्ट रनर ऑफ कच्छ से आ जाते तो हम यहाँ पर भी तैयार थे, उसी कन्फिग्रेशन के साथ हम यहाँ पर भी तैयार थे रन ऑफ कच्छ के लिए भी। जब ये उन्होंने भी, ज़ाहिर है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह आजकल के जो बैटल फील्ड हैं वो अब हम अपने ज़ुबान में कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक बात है। अब हर चीज़ हर एक को नज़र आ रही है, जिस तरह हम उनको देख रहे हैं वो भी हमें देख रहे हैं। जब उन्होंने हमारी ये एफ़र्ट को डाइवर्ट होते हुए देखा और वो उस एरिया की तरफ भी कंसंट्रेट करते हुए देखा जो कि मुज़फ़्फ़राबाद का जो एरिया था, और हमारे पास जो वेपन्स हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं F-16 के भी और JF-17 के भी, वो इस रेंज में हैं कि वो मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर खड़े होके भी लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस शूट कर सकते हैं। तो उनको ये अंदाज़ा था कि यहाँ पर अब ये प्रेजेंस, तो अब ज़ाहिर है उन्होंने एक इतना बड़ा मिशन एक फॉर्मेट करके तो उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था। तो 3 टुकड़ियों में उनके जहाज़ सीधा पहले लाइन में आए हैं, उसके बाद जो साउथ वाली टुकड़ी थी उसको मैं साउथ और नॉर्थ में कहूँगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले ही टर्न करके उन्होंने टच नहीं किया लाइन ऑफ कंट्रोल का, वापस मुड़ गए। जो नॉर्थ वाली टुकड़ी थी वो नॉर्थ की तरफ टर्न करके वापस मुड़ गए। अब हम उनको जाता हुआ देख रहे हैं। जो सेंटर वाली टुकड़ी है वो मिराज 2000 थे और उनके साथ SU-30 थे। उन्होंने जब अपना, क्योंकि जब आप वो वाला वेपन जो मैंने कहा है जब वो उसको आप जब लॉन्च करते हैं तो आपको टारगेट को इल्यूमिनेट करना है, टारगेट दिखाना है उसको, आपको फिक्स करना है उसे बस। टारगेट नहीं, वो उस जहाज़ के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्ज़ करें कि जिस एरिया को वो हिट करना चाह रहा है उसको या TV गाइडेड होता है, GPS गाइड, मुख्तलिफ़ किस्म के गाइडिंग सिस्टम है। अब उसमें जो ओवरकास्ट होने की वजह से एक तो हमारी प्रेजेंस आ गई, भाई जिस तरह होता है ना, एक थरथली मच गई कि भाई जल्दी जल्दी करें और इससे पहले कि वो हमारे इंटरसेप्टर उनको आके शूट करें तो निकलने की करें। तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर अपने इलाके में रहते हुए वेपन्स डिस्पेंस किए, गाइडेंस नहीं की उनको प्रॉपर जो एक गाइडेंस का तरीका चाहिए होता है ताकि वो अपने जो इंटेंडेड टारगेट है उसको जाके हिट करें, वो ना कर सके। और इसी जल्दबाजी में उन्होंने टर्न किया उस वेपन सिस्टम को गाइड किए बगैर। अब जब वो टर्न कर रहे थे तो ज़ाहिर है वो हवा में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कोई फिजिकल दीवार तो होती नहीं है, तो वो टर्न करते हुए उनकी जो पिछली टुकड़ी थी वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर से होके टर्न, और ड्यूरिंग दी टर्न वो वापस ईस्ट की तरफ दैट इज व्हाई 11:35 उन्होंने लिया 11.3 सेकंड। अब मैं आपको बताऊं, फर्स्ट करें जहाज़ की एक स्पीड है मैक 1 अगर हम कहते हैं तो 600 नॉटिकल माइल पर, आवाज़ से तेज़ एक ज़्यादा जी। अब फर्स्ट करेंगे 1 मिनट में वो 10 नॉटिकल माइल ट्रैवल करता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 11 सेकंड है तो वो कितना, ये उनकी इंटरनल ऑडियंस के लिए तो ठीक था, अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने ये किया और हमने वो किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन प्रैक्टिकली ये टोटल उनकी जो कहानी थी कि जब वो अपना वेपन डिस्पेंस करके जब वो टर्न कर रहे थे तो जिस तरह आप देखें गाड़ी अगर बड़ा ट्रक हो तो उसको आपको टर्न करते हुए ज़्यादा जगह चाहिए, छोटी गाड़ी को कम जगह चाहिए।
तो इसी तरह जब वो टर्न कर रहे थे तो वो टर्न के दौरान उन्होंने हमारी LOC को क्रॉस किया और उसके बाद वापस अपने एरिया की पेलोड डाल दिया। पेलोड उससे पहले वो फेंक चुके थे। तो ये इस तरह मतलब ये मीनिंग दे भाई कि हमारी हदूद में पेलोड फेंका उन्होंने, हमारी हदूद में बिल्कुल पेलोड फेंका उन्होंने बालाकोट के करीब। वो फिर हमें अगले दिन पता चल गया कि उनका क्या लॉस है। हाँ। वो अगर आप चाहती हैं तो मैं यहीं से आगे नहीं बता दीजिए अभी, क्योंकि वो तो बाद में हमें पता लग गया था कि 1 करोड़ 2-3 ट्री जो है पाइन ट्रीज थे। अच्छा, हम असल में एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी रात को तैयार थे। हम उनको अगर हमारी शूट कर सकते थे आप, हमारी कमांड एंड कंट्रोल की हमारे जो बॉसेस हैं उनकी तरफ से अगर हमें इंस्ट्रक्शंस होती तो हम उसी रात को जो काम हमने अगले दिन सुबह किया हम उस रात को भी कर सकते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो मैं अब समझता हूँ कि हुई कि हमें ये बताया गया कि हम फर्स्ट लाइट पे जो ही सूरज की रोशनी हो हम पहले देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, ताकि एक मेजर्ड रिस्पॉन्स जाए उनके पास, ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ज़रूरत से कम हो। क्योंकि हमारी पॉलिसी तो होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, हमारी पॉलिसी है क्विड प्रो को प्लस। अब जो क्विड प्रो को प्लस है कि एक क्विड प्रो को तो है इन एक्सचेंज कि उसने कुछ किया तो जवाबन आपने भी किया, तो प्लस था कि हम एक नॉच हायर रखना चाहते थे। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एक्सटेंट ऑफ डैमेज देखें। जब अर्ली मॉर्निंग हमारे वहाँ पर लोग गए तो हमें तो हम रात को ही हमें फ़ौरन हम चले गए थे, तो हमें पता ये चला कि वहाँ उनके वेपन्स तो डिस्पेंस हुए हैं, चंद एक पाइन ट्रीज़ थे जो हिट हुए थे और वो डैमेज हो गए थे, ज़मीन पे कुछ क्रेटर्स वगैरह बने थे और एक बेचारा इनोसेंट क्रो जो है वो उसमें अपनी जान से गया। तो ये टोटल डैमेज था जो कि उन्होंने किया। तो जब हमने ये किया तो ये पता चल गया, तो लेकिन इसमें 2-3 बड़ी सीरियस वायलेशंस थी। एक तो पहली दफ़ा हुआ था कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने दूसरी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अगेंस्ट एक एग्रेसिव एक्शन किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस की। उसके बाद जो वेपन गिरे वो हमारे मेन लैंड पे गिरे। बालाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो ये वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर भी था। फिर जब ये वायलेशन हमने ऑब्ज़र्व कर ली तो अब हमारे पास एज़ पर द UN चार्टर आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस था कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाके तो इसका एक मुनासिब जवाब दे सकते हैं। जवाब का फ़ैसला तो हो गया। अब हमने ये रात को ही हो गया, ये रात को ही फैसला हो गया, ठीक हो गया। लेकिन सुबह जब हमने एक्सटेंट देखा तो एक तो मेजर्ड रिस्पांस देना था कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, और बल्कि जो एक रिस्पांस हम चाहते हैं उससे एक नॉच हायर हो, ताकि आइंदा के लिए इंडिया को ये जुर्रत ना हो कि हम ये वाला काम दोबारा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि फरवरी 2019 के बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं जो सालगिरह है वो उसके मना रहे हैं, और अभी तक इंडिया मियां चन्नू में तो उन्होंने मेटल भेजा ना, किसका मियां चन्नू में एक मेटल फेंका। अच्छा, उसमें उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी हुई है उसके बाद उन्होंने इस इंक्वायरी में ऑफिशियली ये माना है कि ये एक्सीडेंटल फायर था, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने बहुत सारे अपने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी किए। इससे बल्कि एक और अंदाज़ा होता है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इतना फारग है, इतना बेकार है कि एक इतना स्ट्रेटेजिक नौयत का वेपन जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं या बाद में मीडिया पे आके बताते हैं कि ये तो जी एक। मैं यहाँ एयर कोमोडोर साहब को जो कि हमारे हीरो हैं उनको यहाँ रोकते हुए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, उनसे मुतासिर हुआ हूँ कि वो उनको जो उन्होंने खदमात अंजाम दिए हैं उसके सिले में उनको सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री जो एक बड़ा इम्तियाज़ होता है और ये बड़ा तगमा होता है, और एक तमगा इम्तियाज़ है मिलिट्री, वो भी उनको से नवाजा गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा इन्हें बहुत से और बहुत भी अप्रिसिएशन के मिले हैं। CS वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बात को गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कि ये CS क्या होता है? ये हमारा एक तरीक़ाकार है जो हमारे लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको हर साल CS मीन चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ, तो जो भी इनकम्बेंट चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ होते हैं तो
तो वो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होते हैं उनको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो अपना साइन किया हुआ विद अ 4 स्टार स्टैम्प ऑन इट, तो वो उनको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं। कमेंडेशन होता है। जी जी। तो ये इसलिए मैंने, क्योंकि ये मैं शायद ये ना बताता, लेकिन इसलिए कि जब मैं उनसे गुफ्तगू से मुतासिर हुआ हूँ तो मैंने ये बताना ज़रूरी समझा है कि उनको ये सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री मिला है और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री मिला है, और साथ साथ में बहुत से अप्रिसिएशन लेटर भी मिले हैं अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ से। जी अब फरमाएं। अभी जो हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कि जो 26 आपने फरमाया था कि 27 फरवरी को हमने मेजर हिसाब किताब लगा कर और कोर्ट प्रो प्लस का जो हमने जवाब दिया, उसके बारे में आप तफसील बयान फरमाइए। जी, तो हमारी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी पॉलिसी जो है वो क्विड प्रो को प्लस की है कि जो दुश्मन ने हमारे साथ किया वो तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, उससे कुछ बढ़ा के हम उनको नुकसान पहुँचाएँगे ताकि आइंदा के लिए वो इस तरह की कोई मिस एडवेंचर अगर उन्होंने करना है तो वो कई बार सोचें और इतना नुकसान पहुँचाएँ उनको कि वो नुकसान उनके लिए नाकाबिले तलाफ़ी हो। हाँ, इससे पहले मैं सवाल कर लेता हूँ कि ये जो उनका दावा है जैश मोहम्मद के जो अक्सरियत पसंद कैंप है, अव्वल तो हमारे यहाँ है नहीं, और फिर वो कहते हैं कि वो उसमें 350 अक्सरियत पसंद को हमने हलाक कर दिया, तो ये दावा सही है या झूठा है? अगले दिन जब ब्रॉड डे लाइट थी तो पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें जितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया के, उसमें CNN है, BBC है, फॉक्स न्यूज़ है, अल जज़ीरा है, हर किस्म का, हर इलाके का जो न्यूज़ चैनल है, वो रिपोर्टर्स ने वहाँ ख़ुद अपनी आँखों से जाके देखा और उन्होंने कहा कि सिवाय चंद पाइन ट्रीज़ के और एक कौवे के यहाँ पर किसी इंसान की हिलाकत नहीं। एक ये भी कहा कि एक छोटा सा कोई कमरा था वो नुकसान हुआ है। कमरा मस्जिद क्या उसको कहा? जी, अहाते के साथ था एक, वो आप समझ लें कि शायद उसी एरिया में जो लोग अपना जानवरों को रखने के लिए, चारा रखने के लिए, ठीक हो गया, वो उस तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, वो जिसको हम कच्चा एक कमरा कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप फरमाइए आगे। तो ये तो डिनाई हो गया, आपने सबको दिखा दिया, हमने सब ने सुन लिया, लेकिन इंडिया की पब्लिक इतनी बेचारी मासूम है, और जिस तरह के ये गोबल का जो फ़लसफ़ा है जर्मनी वाले का, हिटलर के ज़माने का जो था प्रोपेगेंडा, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ हर बात का यकीन कर लेते हैं जो गवर्नमेंट कहती है, और इतना अजीब व गरीब वज़ीर आज़म है कि जितना गाउदी जिसे कहा जाए कि जिसे ये नहीं पता हो, खुद कह रहा है पब्लिकली कि हमने इसलिए कर लिया कि बादल बहुत हैं, अब जहाज़ नहीं देखा जाएगा। यानी अब इसका अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना गाउदी वज़ीर आज़म है कि और उनके जो एयरफोर्स के स्टाफ के जो हैं अफसरान, वो इतने बुज़दिल हैं कि वो ये नहीं बता सके कि भाई ये राडार में देखा जाएगा। तो अब बताइए कि दो तरफा यानी उनके अगर देखा जाए तो एक तो गाउदी वज़ीर आज़म यानी जो बिल्कुल नालायक, जो उसकी समझ कुछ ना हो, और फिर उसको समझाने वाला भी कोई ना हो, तो ये तो एक कितनी बड़ी यानी ख़तरनाक सिचुएशन है कि एक एटमी मुल्क कितनी बड़ी गलती कर सकता है कि दुनिया भर को तबाह कर सकता है, अपने आप को भी तबाह करेगा और दुनिया भर को भी तबाह करेगा। जब एटमी वार होती है तो बचेगा क्या दुनिया के अंदर, क्योंकि वो तो फिर वो जो उसकी जो सूरत हाल बनेगी वो इतनी खौफनाक है जिसको बताते हुए भी डर लगता है। जी, इसमें हम क्विड प्रो को प्लस पे जाने से पहले आपने बड़ा अच्छा याद कराया, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन मैनेजमेंट डोमेन। इसमें इंडिया को मुख्तलिफ महाज़ों पे सख्त हज़ीमत उठानी पड़ी। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक इंटरनेशनल ऑडियंस है, एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, और एक उनकी जो हमारी पाकिस्तान की जो ऑडियंस। इंटरनेशनल ऑडियंस में, इस तरह मैंने कहा, पहले तो उनको इस बात पे हज़ीमत उठानी पड़ी कि उनका जो क्लेम था, जो कि हर क्वार्टर से आया था, मिलिट्री क्वार्टर से भी, एयरफोर्स से भी, और पॉलिटिकल और मीडिया, तीनों जगहों से, वो इंटरनेशनल मीडिया ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है इससे बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट उनके लिए बन गई। इसलिए उसके बाद आपने देखा होगा कि किसी मीडिया चैनल या किसी जगह पर उन्होंने इस मौजू पे दोबारा बात भी नहीं की है। दूसरा उनका क्लेम ये था कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया है।
अब इस क्लेम को भी F-16 बनाने वाली कंपनी का नाम है जनरल डायनामिक्स, अमेरिकन कंपनी है। उनका एक पूरी दुनिया में तरीक़ाकार है कि वो अपने जितने F-16 जिस भी खित्ते में उड़ रहे हैं उन तमाम का वो हिसाब किताब रखते हैं, वो काउंट रखते हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने F-16 हैं, टर्की में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं और बाकी मुल्कों में कितने हैं। तो जब उनका ये क्लेम आया तो जनरल डायनामिक्स का जो स्पोक्स पर्सन था उसको स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि पाकिस्तान के तमाम F-16 जो हैं वो मौजूद हैं और उनमें से एक भी मिसिंग नहीं है। अच्छा, उन्होंने उस पर उल्टा आप इल्ज़ाम लगा दिया कि तुर्की से ले लिया आपने। तुर्की से ऐसे उसमें हर फ्लाइंग वाला जो जहाज़ होता है उसका टेल नंबर होता है। अब फर्स्ट करें जैसा गाड़ी का BA नंबर होता है। हाँ। ये नहीं है कि जी आपने किसी जगह से उठा के उसको पूरा करने के लिए। तो ये बिल्कुल इसको ना तो नहीं कि किसी भी लेवल पे ये इतना एब्सर्ड किस्म का ये जवाब था कि शायद इसका मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जवाब देना भी हैं कि इतना जो अजीब व गरीब किस्म का इनका जो वज़ीर आज़म है और अजीब गरीब इनकी पब्लिक है, दे बिलीव व्हाट ही सेज। यानी अगर इससे बढ़कर आप नहीं समझते कि ये किस कदर दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक है ये आदमी। बिल्कुल ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक, डेंजरस मैन। बिकॉज फर्स्ट थिंग ये कि उसको ये मालूम नहीं है कि मैड किसे कहते हैं, कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जब होगी तो क्या बचेगा तुम्हारा जितना अंबानी को और शाबानी को, क्या बनेगा इनका। बिल्कुल ठीक है, ये तो सब तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और बेचारे गरीब मिस्किन मारे जाएंगे। और फिर देखिए बड़ी बात ये हुई है कि जब ये आपका आया है, कोरोना आया है, तो लाशों को दफन करने का मैनेजमेंट नहीं था उनके पास। हमारे यहाँ से आपको याद होगा कि ये जो ईदी की फ्लीट गई है और हमने इनको बहुत हेल्प की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको हया नहीं आती झूठ बोलते हुए। जी आप फरमाएं। आप पहले तो अपने ये 27 फरवरी का हमारा जो ऑपरेशन है उसको बताएं ना। जी, इसी में इंफॉर्मेशन डोमेन में आप एक और बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात ये हुई कि हमने जो अभिनंदन का जहाज़ गिराया था, हमने उसको शूट किया था, पाकिस्तान में गिरा था। अभिनंदन को हमने गिरफ़्तार भी किया और फिर गुडविल जेस्चर, पीस लविंग नेशन के तौर पे हमने उसको छोड़ भी दिया। लेकिन जो अभिनंदन का जहाज़ जो वो उड़ा रहा था उसका मलबा हमने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब उसके 4 मिसाइल होते हैं, 2 एक विंग के नीचे, 2 दूसरे विंग के नीचे। ठीक है। उसके चारों मिसाइल इंटैक्ट थे, मौजूद थे। एक भी अगर फायर हुआ होता तो वो 3 होते। तो चारों मिसाइल किससे मारा, कोई यानी कि किसी वेपन से तो नहीं मारा, पता नहीं अब वो किसी और डोमेन में चला जाएगी बात। अच्छा, फिर एक मज़ीद मज़ाक़ा खेज़, आपने झूठ को, जिस तरह कहते हैं एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो अपनी कौम को पहले ही बेवकूफ़ बनाया। मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को चक्रवीर दिया। बताइए, जो कि उनका सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। बताइए, जो बेचारा यानी कि उसको तो ये देखें, एक तो वो शूट हुआ, पाकिस्तान में गिरा, उस बेचारे को बहुत सारी जो है वो हजीमत उठानी पड़ी, उसकी पिटाई भी हुई, उसकी पिटाई भी हुई और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसका वो आया। लेकिन आप ढटाई की हद देखें कि इंडियन जो मीडिया है और इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस बेइज्जती को सामने रखते हुए भी उसको चक्रवीर दे दिया। और जो कि ना सिर्फ जो एक मज़े की बात है कि इंडिया के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, वेल इन्फॉर्म्ड तबका है, जो कि झूठ के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी एयर फोर्स है, उनकी आर्मी है, नेवी है, सबको अच्छी तरह पता है कि अंदर की बात क्या है। तो एयरफोर्स के चीफ ने की होगी ना, झूठी की या सच्ची की, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। नहीं, अच्छा जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी साइन तो लिए होंगे ना उससे, जाहिर है वो उसका साइटेशन बनी होगी, साइटेशन गई होगी। जी जी। लेकिन इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस अब ये नहीं आगे तो बढ़े ना, उसमें तो अभी तफसील आपने उसमें, क्योंकि हम अभी इसी में रह गए, 26 के रह गए, 27 में तो अभी आए भी नहीं है। जी जी। तो आपने उसको कैसे गिराया, मतलब मैं तफसील नहीं जाना चाहता, लेकिन गिराया ना आपने, तो गिराया आपने उनके उसके जो मिसाइल थे वो किस के मेड थे? मैं इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, थोड़ा डिटेल आंसर है ये। जब हमने हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने इसका जवाब देना है और अपनी पॉलिसी के मुताबिक जवाब देना है, तो हमने तैयारी की
बहुत इसको मेटिकुलस तरीके से प्लान किया। इसमें प्लानिंग एक बहुत टीडियस काम है और हमने इसके अंदर ना सिर्फ ये कि उस मिशन को एग्जीक्यूट करना था और उसके लिए जो जो ज़रूरी लवाजमात थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ थे, फ़ाइटर जहाज़ थे, कवर वाले जहाज़ थे, अवैक्स थे, EW वाले जहाज़ थे जिसको हम फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। तो हमने एक तो वो तमाम को किस किस जहाज़ ने कौन कौन सा रोल प्ले करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की बाकी जो हमारी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, पूरा बॉर्डर इंडिया के साथ, उसको भी हमने इसी कुव्वत के साथ डिफेंड करना था कि ये ना हो कि हम एक जगह से कोई एक काम करना चाहें तो वो फ़ायदा उठाने के चक्कर में किसी दूसरी साइड से वो कोई शरारत ना करना चाहें। और हम वहाँ पर भी इसी पैटर्न पे तैयार थे। तीसरी चीज़ ये थी कि हमें इस बात का भी अंदाज़ा था कि ये जो एक काउंटर मिलिट्री एक्शन होगा, जो क्विड प्रो को प्लस हम करेंगे, तो ये बात बढ़ के फुल फ्लेज वॉर की तरफ भी जा सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो हम उसके लिए भी तैयार थे कि इन केस अगर ये बॉर्डर खोलते हैं कोई दूसरा और इसको वो एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके लिए भी हमने अपने सारे सेफ गार्ड लिए हुए थे। अब इस तमाम बैकग्राउंड के साथ हमने दूसरा फ़ैसला ये किया कि उन्होंने तो रात की तारीकी में किया था, हम दिन की रोशनी में करेंगे। और बोल्ड फैसला था। दूसरा हमने ये कहा कि ये किया कि वो बगैर बताए आए थे, हम बता के जाएंगे। तो बता दिया था हमारे DG एस्पायर ने, अनाउंस कर दिया कि हम बदला लेंगे। हम बदला लेने का सोचेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, और उन्हें पता था। तीसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने एक्टिविटी देखी, ज़ाहिर है जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, इससे पहले मैंने अर्ज़ किया वो भी हमें देख रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था कि हमारे पास क्या होने वाला है। और चूँकि वो LOC की तरफ से आए थे, तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये भी कुछ ना कुछ जो है वो LOC की तरफ से ये आएंगे। हालांकि हमने बाकी जगहों पर भी अपने सेफ गार्ड लिए हुए थे। तो हमने एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड मिशन जो है वो सारे एलिमेंट्स को सामने रखते हुए हमने ये लॉन्च किया। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसके अंदर जो हमने एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल किए, अनलाइक इंडिया ने जो वेपन इस्तेमाल किया वो इजराइल मेड था। हमारे जो वेपन थे वो पाकिस्तान मेड थे और इजराइल के वेपन से 2 गुना से ज़्यादा रेंज थी। हमने अपने इलाके में रहते हुए उनके जितने जो टारगेट्स थे उनको इंगेज किया, उनको हमने अपना वेपन जो है वो वहाँ पर हमने शूट किया विदाउट क्रॉसिंग, कि हम ये नहीं चाहते थे कि ना हम LOC क्रॉस करें और ना हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें। वो इसलिए भी पॉसिबल हुआ कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी मौजूद थी। क्या अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के 60 किलोमीटर अंदर एक टारगेट इंगेज करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 100 किलोमीटर का वेपन होगा तो आप उसको इंगेज कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने ये भी प्लस किया कि हम एग्रेसर नहीं हैं। आपने वायलेट की थी LOC, हम LOC भी वायलेट नहीं कर रहे। फिर तो हमने LOC वायलेट नहीं की। LOC वायलेट नहीं की, तो फिर जहाँ अभिनंदन पीछे क्यों आया? मैं अब उसकी तरफ भी आता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब एक तो इंडिजिनस वेपन थे हमारे, हमने अपने खुद जो हैं वो वेपन। दूसरा ये कि जब उन्होंने देखा कि एक्टिविटी जो है वो बहुत सारी हो रही है, अच्छा हमने वहाँ जो टारगेट किए थे वो सारे मिलिट्री टारगेट थे, कोई सिविलियन टारगेट नहीं था। और हमारे जो वेपन हिट कर रहे थे जाके, उनके अंदर कैमरे लगे हुए थे, TV गाइडेड वेपन थे। और वो वीडियो हमने बाद में पूरी दुनिया को रिलीज़ की। फ़र्ज़ करें कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, हम उसको शूट करना चाह रहे थे, उसको टारगेट किया, लॉक किया, अब वेपन जा रहा है, बिल्कुल आखिरी लम्हे पे हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करके साथ एक खाली मैदान थे वहाँ पे मार दिया, ये बताने के लिए कि हम मार सकते हैं, मारेंगे नहीं। और आइंदा अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो फिर मार देंगे। तो अब हम जो डेविएट कर रहे हैं नहीं करेंगे, फिर ये सीधा उन टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय करेगा।
तो ये एक आपकी कैपेबिलिटी का इजहार था, बड़ी ज़बरदस्त फाइन कैपेबिलिटी थी। और ये हमने फाइनेंस कैपेबिलिटी इससे बेहतर नहीं हो सकती है कि आप उनके करीब जाकर उसको पलटा दें तो उसका रुख मोड़ दें, तो ये तो बड़ी कैपेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने पूरी दुनिया को दिखाया, ये नहीं कि खाली हमारी बातचीत है, पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया कि यस इनके टारगेट्स बिल्कुल ठीक थे, इनके वेपन्स भी सही गाइड हुए थे। तो इन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं, अभिनंदन पीछे कैसे आया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अभिनंदन। अभी जब ये हमारे एयर टू ग्राउंड वाले वेपन जो डिलीवर कर रहे थे, ज़ाहिर है उसके पीछे हमारे एस्कॉट थे, उसमें F-16 थे और JF-17 थे, मेन हमारे JF-17 थे। तो ज़ाहिर है उन्होंने जब ये देखा कि हो रहा है, वो भी एक अपनी एयरफोर्स से अपनी पब्लिक को जवाब देना है, तो कोई ना कोई उन्होंने रिस्पांस तो करना था। तो उन्होंने श्रीनगर से, जम्मू से, पठानकोट से जहाज़ अपने टेक ऑफ करवाए। अब जब वो जहाज़ टेक ऑफ किए तो अब बुनियादी एलिमेंट होता है जहाज़ और जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है उनके दरमियान अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, वो टूट गई। हमारे पास जब हम फ्लाई कर रहे थे तो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर की फॉर्म में ऐसे कैपेबिलिटी मौजूद थी कि उन्होंने ना सिर्फ जो दो जहाज़ों के दरमियान की कम्युनिकेशन है वो जैम कर दी, पायलट से ग्राउंड कंट्रोल की कम्युनिकेशन भी जैम कर दी। कमाल किया आपने। अब वो अपनी तरफ से नीचे, अगर आप उनकी अभी पब्लिक डोमेन में आई हुई है कॉल, नीचे खातून उनकी कोई कंट्रोलर है, वो उनको कह रही है बार बार, कह रही है कि आप वापस मुड़े, अभिनंदन वापस आ जाओ। वो अभी घुसे चले आ रहा है। आज जब वो अंदर आया तो जाहिर है हम तो उसको पहले से देख रहे थे, उसको भी देख रहे थे और बाकियों को भी देख रहे थे, हम तो सबको देख रहे थे। ये अकेला अंदर नहीं आया था, ये सबसे आगे था। जब इसको हमने कहा कि कंफर्म पाकिस्तान के अंदर है और ये वायलेशन हुई है अब हमारे LOC की, तो हमने उसको इंगेज किया, शूट किया। जहाज़ गिरता हुआ पूरी दुनिया ने देखा, अभिनंदन नीचे आता हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और हमने उसको गिरफ्तार किया और उसको पूरी दुनिया के सामने अभिनंदन को पेश किया। और वो जो रैकेज चाय भी कहा कि चाय बहुत अच्छी है, और फंटास्टिक टी आपने जो है वो बड़ा मशहूर हो गया था कि टी वाज फंटास्टिक। तो हमने एक तो ये मैसेज, आई थिंक इट वाज अ मैसेज, यस। दूसरा हमने एक और उसके साथ का जो जहाज़ था जो कि थोड़ा सुखोई 30 Su-30 सुखोई, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट, यस यस, उसको हमने उसको भी टारगेट किया, उसको शूट किया। और वो जब टारगेट हो रहा था तो वो वापस मुड़ने के चक्रों में था, वापस मुड़ते मुड़ते उसको वो हिट हुआ और वो जाके ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर गिरा। और उसका उसी के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया था, जो भी वो खुद उन्होंने हिट कर दिया। अब वो हेलीकॉप्टर चूंकि करीब था LOC के, वहाँ से टेक ऑफ करके वो इंडिया की तरफ जा रहा था, हालांकि अपने इलाके से उड़ा था, लेकिन वो कम्युनिकेशन जैम इतनी ज़्यादा थी और इतना एक किस्म का हड़बोंग मच गया था उनके कि उनको किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। जिस तरह से ईरान ने यूक्रेन का जहाज गिरा दिया था। जी नहीं, वो तो फिर भी एक था ना, यहाँ तो उनके भी फर्ज करें 20-25 हैं, 15-20 उनके हैं, कोई 20-25-30 हमारे हैं। तो वो एक अजीब सा उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो कि इधर से आ रही है वो उनकी है, पाकिस्तान की है। दूसरा कम्युनिकेशन नहीं थी। अब इसको हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। वो फॉग ऑफ वॉर जब इस्टेब्लिश हुआ तो दे एंडेड अप शूटिंग देयर ओन हेलीकॉप्टर जिसमें उनके 7 लोग ऑन बोर्ड थे, और रिपोर्टेडली वो हेलीकॉप्टर जा रहा था उसी Su-30 के रैकेज को कलेक्ट करने के लिए। बताइए, तो ये भी एक हमारे, ये मुझे ब्रिगेडियर एडगर फिलिक्स ने बताया। मैंने जब उसको मैंने कोई प्रोग्राम में बुलाया, मैंने एक फंक्शन में, एक सेमिनार में, तो उसने कहा नहीं तीसरा भी उनका एक जहाज़ गिरा है। तो अभी बहुत मैंने अभी हुआ था वाक़या, तो फौरी तौर पर हमने सेमिनार कर दिया। जी फरमाइए। तो इसमें एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि उसी टाइम पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बियॉन्ड एनी डाउट बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी थी टू शूट मोर एयरक्राफ्ट। अच्छा, हम ज़्यादा जहाज़ उनके क्रॉस गिरा सकते थे, लेकिन ये उनके उसमें गिरते हैं, लैंड में गिरते। लेकिन ये हमारी, मैं समझूंगा कि लीडरशिप की एक बहुत ब्रॉड विजन थी कि ऐसे मौके पर जहां फॉग ऑफ वॉर, जिस तरह मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कि ये डिसाइड करना
कि कितना प्लस काफ़ी है। बस हमने 2 मार दिए, उन्होंने एक भी नहीं कराया था, जो अंदर आया था उसको पकड़ भी लिया। अपॉर्चुनिटी थी मोर, और अगर हम जिसे कहते हैं कि कैरिड अवे हो जाते उसके अंदर, तो हम अगर उनके ज़्यादा एयरक्राफ्ट शूट कर देते तो शायद ये जो सिचुएशन है एस्केलेट हो जाती, बड़ी वार हो जाती। तो वहाँ पर रुक जाना ये एक बहुत बड़ा एक डिस्प्ले था विजनरी लीडरशिप का। दैट्स गुड। मैं समझता हूँ कि ये आपकी लीडरशिप को, जो कि मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स की और मिलिट्री की लीडरशिप और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसका ये कमाल है कि हम दानिशमंदी और एक ये बात का इजहार करता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। एग्जैक्टली। इससे बढ़कर हम कम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये हुई कि जब ये मियां चन्नू वाला केस हुआ, उस वक्त भी उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और कहा कि कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ है, जस्ट गिव ए मैसेज कि तुम लोग बेवकूफ़ लोग हो और ये इस किस्म की हरकतें, बचकाना हरकतें बंद करो। तो दैट इज़ एनफ। मेरे ख़्याल में आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एक तो ये बात क्लियर हो गई आपके। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जहनों में जो बात ये थी कि एक तो आपने नई बात जो हुई है, गो कि आपने फरमाया कि आपने ये आर्टिकल लिख चुके हैं, लेकिन हमारे पास, हम जैसे जो मीडिया के लोग हैं बहुत अलर्ट रहते हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि आप, हमारा ये ख्याल था कि हमारे जहाज़ जो है क्रॉस करके गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, लेकिन आप कहते हैं हम नहीं गए, लेकिन ऐसी फ़िज़ा पैदा की कि वो हमारी तरफ आएँ। आपने उनको मैंने शक किया और फिर उसको गिरा दिया, फिर दूसरे को भी गिरा दिया और फिर तीसरा उन्होंने ख़ुद गिरा दिया हेलीकॉप्टर, जिसमें उनके काफ़ी बड़े अफसरान और काफ़ी अच्छे टेक्निकल आदमी गए होंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब वो ये सारी सूरत हाल देखने के बाद में अब वो उन्होंने ये, मैं अब ये थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो फिर इसी पैटर्न पर वो सीखेंगे नहीं आपकी बात, जिस तरह से आपने उनको जैम किया है, तो वो भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे अब या नहीं, या इस टेक्नोलॉजी को या इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे? देखिए, एक चीज़ है किसी कैपेबिलिटी का होना, दूसरा है कि उस कैपेबिलिटी को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो उसका बहुत ज़्यादा लिंक है आपकी प्रोफेशनलिज्म से, जो आपकी बहुत रिगरस किस्म की ट्रेनिंग से आती है। हम ये जो हमारे फोर्स में ट्रेनिंग नहीं है इंडिया की, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन देखिए जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका जाहिर करने का तरीका होता है जब वक्त आए। अगर एक चीज़ वक्त के ऊपर साबित हो गई है तो अब ये काफ़ी है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि हमारा जो ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है, डिटेल्ड है, और उसका जो रिज़ल्ट है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी शुरू से, बचपन से हमारी ट्रेनिंग होती है कि हमने आउट नंबर फाइट करना है। हमारा एडवर्सरी हमेशा ज़्यादा होगा, हम कम नंबर में होंगे, और हमने ना सिर्फ ये कि उनको कामयाब नहीं होने देना, बल्कि उनको हमने नाकाम भी करना है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम जो कैपेबिलिटी हम एक्वायर करते हैं, जिसको मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा हमारे अवैक्स हैं जो कि हवा में उड़ते एक रडार हैं और बहुत दूर तक वो दुश्मन को देख सकते हैं। तो इनको, ये हमारी मुसलसल ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक हो गया। हमारे हर किस्म के कोर्स में, हमारे हर किस्म के करिकुलम में ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है कि ये हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं और इनको हम कहते हैं कि फुल अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करें। हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी को अपडेट करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है कि नहीं, इसका बेसिक बात तो यही है कि अगर वो तैयार भी हो गए तो हमारी कैपेबिलिटी भी उसी के मुताबिक तैयार, हालत तैयारी में होगी। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको कुछ और कहना है तो बस सिर्फ एक मैं आखिर में गुजारिश करूँगा कि हम एक पीस लविंग नेशन है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव हेजमनी नहीं है। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं रखते, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे
कि हमारे ख़िलाफ़ भी कोई एग्रेसिव डिज़ाइन रखे जाएं। और मैसेज है स्पेशली टू दी इंडियंस दैट वी आर रेडी, डोंट मेस विद अस। थैंक यू वेरी मच एयर कमोडोर जाहिदुल हसन साहब, और जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला है मिलिट्री का, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री का है, और बहुत से अगरचे आप रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी भी अपने लोग खिदमत कर रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आप बड़ी कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त इनायत फरमाया, और RFI को जो कि आपके सिस्टर थिंक टैंक है उसको आपने वक्त दिया, और चैनल भी आपकी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान कितना रिस्पॉन्सिबल और कितना बारीक बीनी से अपने मामलात को देखता है, और अपने दुश्मन को सिर्फ ये बताना चाहता है कि हमसे दूर रहो, हमसे अब लड़ने की कोशिश नहीं करो। ये 1971 नहीं है, ये दुनिया बदल चुकी है, हम उससे सबक सीख चुके हैं, और हम नहीं चाहते कि आपका जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत उसमें कंट्राडिक्शंस हैं। आप हमारे तो 4 सूबे हैं, आपके तो 29 सूबे हैं, और 4 आपकी रियासतें हैं। तो हम इसके बावजूद आपके साथ में हम अमन से रहना चाहते हैं, पैगाम यही है। लेकिन अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हमारी तैयारी का हालत आपने 27 फरवरी 2019 को देख लिया, और जब भी आपका दिल चाहे आप देख लें, आप हालत तैयारी में पाएंगे। आपने हमारे मुल्क के अंदर बहुत सा इंतशार फैलाया हुआ है, आपने बहुत से जहाँ पर कोशिश की है कि हमें जो है वो हम अदम इस्तेकाम का शिकार करें, जो आप नहीं कर सकेंगे। हम सब ये तमाशा आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, जब चाहेंगे ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से कि आपने जंग की तैयारी है बातें कर रहे हैं, ये जो उस वक्त सियासी हमारा आप बाज़ारी इंतशार नज़र आ रहा है, वो इंतशार वक्ती है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि सियासी इंतशार है, ये वक्ती है, और ये आप देखेंगे कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो मनसूबा जात हैं वो सब नाकाम हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।